Hello everyone. Today we are going to discuss about the next part of this chapter. Okay. Light chapter का एक part हमने finish कर दिया. That was your reflection of light. अब दूसरा part हम start करते हैं. That is called the refraction of light. Refraction का sense क्या है? refraction की meaning क्या है? और refraction को हम कैसे analyze करते हैं? इस chapter में, इस topic में, इस video में इन सब का हम डिटेल में स्टडी करेंगे. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान समझिएगा. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम ऑब्लिकली. बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके, व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली. ऑब्लिक मतलब होता है इंक्लाइंड जब एंटर करता है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है अपने पाथ से. आई बात समझिए. तो बेंडिंग ऑफ लाइट when it is entered obliquely one medium to another medium, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान सुनिएगा. बेंडिंग ऑफ लाइट when it is entered obliquely from one medium to other medium, that is called the refraction of light. क्लियर है? इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज करो, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको. ये आपका एक मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, और यहाँ पे आपका सेकंड मीडियम है. जब लाइट यहां से ऐसे एंटर की ऑब्लिकली इंक्लाइन होकर के, तो उस केस में क्या होगा? जाना था स्ट्रेट, तो ये या तो इधर बेंड हो जाएगा या तो इधर बेंड हो जाएगा, अपने पाथ से बेंड हो जाएगा. तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आई बात समझ में? इसका डिटेल में डिस्कशन हम आगे करेंगे. बस इतना ध्यान रखना कि लाइट का बेंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसे बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट. ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन समझते हैं. ध्यान सुनिएगा. हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मैक्सिमम कहाँ होती है? वैक्यूम में. इट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो वैक्यूम में होती है, और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है? क्योंकि जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है. देखो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. इसका मतलब क्या है? When light entered one medium to other medium, जब एक मीडियम से दूसरी से, सपोज करो एयर से वाटर में आ रहा है. देखो यहाँ पे एक पूल बना हुआ है, आप देखिए एक पूल बना हुआ है, और उस पूल का एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि when light entered air to pool, क्लियर है? तो उस केस में आप देखोगे जो पूल का फर्श होता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि when light enter from air to pool, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. एयर में स्पीड उसकी लगभग 2.9 10⁸ के करीब होती है, जबकि पूल यानी वाटर के अंदर उसकी स्पीड 2 × 10⁸ होती है. आगे हम कैलकुलेट करेंगे इन चीजों को. तो स्पीड चेंज होने की वजह से हमें क्या करता है? लाइट बेंड हो जाती है. ठीक है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लाइफ में देख सकते हो. एक एग्जाम्पल ये है कि जब स्विमिंग पूल को आप देखोगे, इंक्लाइन देखोगे, आप देखो ऐसे देखोगे, इधर से ऐसे, जब इधर से देखोगे तो आपको इसका जो फर्श है, जो बॉटम फेस है, वो ऊपर उठा हुआ दिखता है. ठीक है? पूल अपीयर्स हाई, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल्स अपीयर्स हाइयर. क्लियर है? दूसरा एग्जांपल दे सकते हो, कई बार आप बड़ा अच्छा एग्जांपल ले सकते हो. आप एक पेंसिल लीजिए, ट्रांसपेरेंट वाटर लीजिए. क्लियर है? वाटर ग्लास लीजिए ट्रांसपेरेंट, उसमें जब पेंसिल को आप डालोगे तो पेंसिल हल्का सा ऐसे हो जाएगा, इंक्लाइंड दिखेगा आपको. क्लियर है? ये इंक्लाइंड क्यों दिखा? अपीयरेंट पोजिशन क्यों दिखा ऐसा? ड्यू टू दी बेंडिंग ऑफ लाइट. क्लियर है? लाइट के बेंड होने की वजह से ये अपीयरेंट पोजीशन आपको दिखाई देगा. आई बात समझ में? क्लियर है? तो द पेंसिल पार्शियली इमर्स इन अ वाटर अपीयर्स टू बी बेंड एट द इंटरफेस ऑफ द वाटर एंड द एयर. जो वाटर एयर का इंटरफेस है, इस जंक्शन पे ये बेंड होता हुआ आपको दिखाई देगा. ये एक्सपेरिमेंट आप एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें पेंसिल डाल करके आप देख सकते हैं. क्लियर है? और मैं आपको दिखा भी सकता हूं इस एग्जाम्पल को, बट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि हाउ वी कैन ऑब्जर्व. दूसरा और एग्जाम्पल आप देख सकते हो. आप क्या करिए, एक लेमन लीजिए. द लेमन प्लेस इन द ग्लास टम्बलरी अपीयर्स बिगर. अगर इस, जैसे ये लेमन है आपका, नींबू है, जब इस लेमन को आप वाटर में डालोगे तो उसका साइज बड़ा दिखता है, अपीयर्स टू बी लार्जर इन साइज. आई बात समझ में? ये भी किस वजह से होता है? ड्यू टू दी
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है क्योंकि लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में कम हो जाती है। सेम एज इट इज, एक ग्लास स्लैब रखा हो, ग्लास का टुकड़ा रखा हो और टेबल के ऊपर, टेबल पे पेपर रखे हो बहुत सारे, आप जब उस पेपर को नॉर्मली पढ़ते हो तो कोई इशू नहीं है, जब ग्लास स्लैब रख करके उसको पढ़ने की कोशिश करते हो तो लेटर थोड़ा ऊपर दिखता है। ये भी किसी वजह से पॉसिबल हो पाया, लेटर ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी राइज्ड व्हेन सीन थ्रू द ग्लास स्लैब। अगर ग्लास स्लैब उसको देखते हो, देखो ये ग्लास स्लैब है और ये आपका यहाँ पे लेटर रखा हुआ है टेबल पे जिसको आप पढ़ते हो, तो थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ये भी किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन की वजह से है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से। क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन है क्या, आइए समझते हैं। सेम स्टोरी आपको देखने को मिलेगा ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब हम थोड़ी बात देखते हैं, पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होते क्या है, देन वी हैव टू कम्स टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब। क्लियर है? आइए समझते हैं रिफ्रैक्शन है क्या। ओके, कैन आई स्टार्ट? ध्यान सुनिएगा, पहले हम लोग सेपरेटली डिस्कशन करते हैं, देन वी हैव टू कम्स टू दिस स्लाइड। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज दैट ये एक मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, और ये सेकंड मीडियम है। सेम वे हियर, दिस वन इज योर फर्स्ट मीडियम, दिस वन इज योर सेकंड। दो मीडियम हमने लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। हमने एज्यूम किया कि ये मीडियम आपका एयर है और ये आपका है ग्लास। यहां उल्टा कर दिया, यहां ग्लास ले लिया, यहां ले लिया एयर। आई बात समझ में? जब लाइट ऑब्लिकली एंटर करेगी ऐसे, तो ये आने वाली रेस को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, क्लियर है? और जिस पॉइंट पर आ रही वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो दिस इज कॉल्ड दी नॉर्मल एन एंड एस। सेम स्टोरी यहां हम ले सकते हैं, लाइट ऐसे ऑब्लिकली एंटर किया, दिस योर इंसिडेंट रे एंड दैट वन इज योर नॉर्मल। आई बात सुन में, एन एंड एस। इसका नाम दे दो इंसिडेंट रे का ए ओ, ए ओ। अब देखो एयर की जो डेंसिटी होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर होते हैं, जबकि ग्लास के पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं। तो इस एयर को हम बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और इसको बोलेंगे हम लोग डेंसर मीडियम। आई बात समझ में? When light entered air medium, air it means rare medium to denser medium, उस केस में क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट गेट्स डिक्रीजेस। क्लियर है? जब रेयर से डेंसर में आता है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। उस केस में लाइट को जाना था स्ट्रेट, बट क्या हो जाएगा? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो गई। जब स्पीड कम हो गई तो वो शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आई बात समझ में? शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसलिए वो क्या करता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। इसके अपोजिट जब वही डेंसर से रेयर में आता है, ग्लास से एयर में आएगा, इसका मतलब ग्लास डेंसर मीडियम है डी और एयर आपका रेयर मीडियम है आर, तो क्या हो जाएगा? इस केस में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगी, उस केस में लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उस केस में लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल बिटवीन रिफ्रेक्टेड रे, वर्ड ध्यान रखना, और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज योर आई, दिस इज योर आर। तो लॉ क्या है? लॉ को समझिएगा। जैसे आपने रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, वैसे रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ यहां पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है? जो आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड बदले देना, रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों ही क्या करेंगे? लाई ऑन सेम प्लेन। आई बात समझ में? ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, जैसे आपने पहले लॉ पढ़ा था वहां पे, वैसे यहां पे होगा। क्लियर है? लेकिन दूसरा लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरा लॉ क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
इज योर कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट की कहानी हम पढ़ेंगे आगे, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। क्लियर है? तो ये दो आपके लॉ हैं, तो आप समझ में आया। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हेन लाइट एंटर डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा लॉ क्या है? इस एंगल का साइन, साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। ये दो लॉ हैं हमारे रिफ्रैक्शन के। तो उसी दोनों लॉ को हम यहां रीड करते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या है लॉ? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। इंटरफेस मतलब जहां दोनों मिल रहे हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी क्या होंगे? एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल्स लॉ। क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो रिफ्रैक्शन का जो साइन है उन दोनों का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन कलर्स एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। फिक्स होता है ये। जैसे एयर और ग्लास का फिक्स होता है, ग्लास और वाटर का फिक्स होता है, एयर और वाटर का फिक्स होता है। तो ये किसी भी मीडियम के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। इस कांस्टेंट की कहानी समझने के लिए हम आगे की स्टोरी डिस्कस करेंगे, दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इतना ध्यान रखना, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हेन रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ध्यान रखना, ये स्टोरी। अब आगे की हम स्टोरी डिस्कस करते हैं। तो ये क्लियर हुआ व्हाट इज रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट when it is entered from one medium to other medium, light is bent from their path. This phenomena is called the refraction of light. Clear है? रिफ्रैक्शन कई केसेस आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल्स आपको दिए। ठीक है? रिफ्रैक्शन के दो लॉ हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों ही एक ही फेज पे लाई करेंगे। दूसरा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है? दैट विल बी कांस्टेंट। क्लियर है? और एक कंक्लूजन हमने दिखाया था, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हेन रेयर टू डेंसर इट इज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका रीजन क्या है? जब रेयर से डेंसर हो जाता है तो स्पीड कम हो जाती है, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। और जब डेंसर से रेयर में आता है स्पीड इंक्रीज कर जाती है, इसलिए नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। दिस वॉज द स्टोरी। है? इसके आगे कहानी पढ़ती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? किसी मीडियम के डेंसिटी को बताता है कि मीडियम डेंसर है कि रेयर है। जितना स्पीड कम होगा मीडियम उतनी ज्यादा डेंसर होगा। तो क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ध्यान सुनिएगा। ये दो तरह हम डिस्कस करेंगे। एक बताएंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुमसे कोई पूछे अगर कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप कहोगे इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जैसे मैं कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो कहोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसे जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सफिक्स जी लगा दे रहे हैं। मैं आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा? क्या कहोगे? सी अपॉन वी डब्ल्यू। मैं पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होगा? क्या लिखोगे? सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड दैट इज योर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ जाता है, आप आराम से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल के साथ हम डिस्कस करते हैं। मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होगा, या फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इफ स्पीड ऑफ लाइट in glass is
2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं एन से, और ग्लास बात करो तो एनजी कर दोगे, सी अपॉन वी फॉर द जी। सी दिया है 3 इंटू 10⁸ और वीजी है 2 इंटू 10⁸। सॉल्व करो क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा। आई बात सुनिए, इसका उल्टा कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है। जैसे मैं कहूं, क्वेश्चन ध्यान सुनना, ठीक है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मैंने जीरो डायरेक्टली 1.33, देन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सेम वही स्टोरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी अपॉन वी डब्ल्यू लिखोगे, यस या नो, और यू कैन से वी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन एन डब्ल्यू। भाई चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1.33, यस या नो। सॉल्व करो, 3 डिवाइड बाई 1.33 करोगे क्या आएगा, 2 जा जाएगा ये, तो 2 जा हो जाएगा, 3.00 इसको कर दो, तो 6 6 2 4 3 कैंसिल आउट, फिर डेसिमल लगाया, फिर 0 लिया, आई थिंक 3 जा जाएगा, 2.3 नहीं, 3 नहीं जाएगा, 3 जाएगा, 2 जा ही जाएगा, 2.2 ही जाएगा। तो दिस इज योर 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या देख रहे हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, भाई पहले 1.5 था ग्लास का, तो स्पीड 2 इंटू 10⁸ था। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होता है 1.33, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गया ना। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। आई बात समझ में? अब जैसे दो मीडियम में दे दूं, एक वाटर है दूसरा एयर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अभी तो क्या था ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम था। अगर मैं कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, भाई देखो अगर वैक्यूम से एयर मार रहा है तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। लेकिन उसका उल्टा मैं कहूं एयर से ग्लास में जा रहा है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो आइए उसकी कहानी डिस्कस करते हैं अगला। तो नेक्स्ट वन इज योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है भैया, कहानी से समझो। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा इसके पहले वाले टॉपिक में आपने लिखा था n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जहां n क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, जिसका स्पीड v है। इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो उसकी स्पीड डिनोमिनेटर में होती है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो उसकी स्पीड कहाँ होती है, न्यूमरेटर में होती है। जैसे मैं आपसे कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब यही हुआ ना n2 to 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालना है, जिसको निकालना है उसकी स्पीड कहाँ लिखोगे, डिनोमिनेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसकी स्पीड कहाँ लिखोगे, न्यूमरेटर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विच यू वांट टू कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल में दे देखा है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium can be written as n2 to 1 is equal to v1 upon v2। तो ध्यान रखना n2 to 1 लिखा, उसका मतलब क्या है, किसकी बात कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम की बात कर रहा है। जो पहले लिखा होता है तो यहाँ पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, जो दूसरी बार लिखा है 1। ऐसे ही n1 to 2 क्या होगा, बताओ बेटा, n1 to 2 क्या होगा, v2 अपॉन v1, क्योंकि 1 का निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में। चलिए इसकी थोड़ी और हम प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा? क्या लिखोगे? जिसका निकालना है वो डिनोमिनेटर में उसकी स्पीड और जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसका न्यूमरेटर में, हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, इसका उल्टा कहूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? क्या लिखोगे? वी ग्लास अपॉन वी डब्ल्यू, हाँ या ना? अरे ये क्या निकला, ये तो ठीक अपोजिट हो गया इसका। यस, तो इसको कर सकते हो 1 अपॉन एन डब्ल्यू जी। इसका मतलब क्या हुआ? एन जी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एन डब्ल्यू जी। यस या नो? तो इसका मतलब क्या है? एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दूसरे के रिस्पेक्ट निकाल रहे हो, n2 to 1 निकाल रहे हो, तो ये उल्टा होगा n1 to 2 का, हाँ या ना? आई बात समझ में? यही कहानी अगले पीपीटी हमने डिस्कस किया है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन पेयर n12 is equal to n2 to 1। क्लियर है? If the refractive index of a medium 1 with respect to air is given by n1 to 2, 1 air, refractive index of 2 with respect to air is given by this one, तो refractive index of 1 to 2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए इसी कहानी समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अलग से हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो, ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1 इज इक्वल टू होता है V2 अपॉन V1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 कर दो इसको। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आपको मालूम है N1 इज इक्वल टू होता है C अपॉन V1 और N2 इज इक्वल टू होता है C अपॉन V2। तो इससे आप निकालोगे तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा? C बाई N1, हाँ या ना? और इससे निकालोगे तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा? C बाई N2। ये दोनों जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कहाँ रख दो? फर्स्ट इक्वेशन रख दो। N2 to 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? C अपॉन N1 डिवाइड बाई C बाई N2 इज इक्वल टू C एंड C कैंसिल आउट, और यहाँ क्या आ जाएगा? N2 अपॉन N1 आ जाएगा। कैसे? कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा, फिर सुनिए। N2 to 1 इज इक्वल टू है V1 बाई V2, ये लिखा आपने, या V1 क्या होता है? C अपॉन N1 और V2 क्या होता है? C बाई N2। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ हो जाता है? न्यूमरेटर में, N2 बाई C हो जाएगा। ये C कट गया, बचा क्या आपका? N2 अपॉन। तो फाइनली देखो इक्वेशन क्या बन गया? एक नया इक्वेशन बन गया। N2 to 1 इज इक्वल टू होता है V1 बाई V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। आई बात समझ में? कोई डाउट है इसमें? इसी को एलोबरेट करते हैं अगले स्टेप में, ध्यान सुनिएगा। इसी कांस्टेंट को हम अगले स्टेप में एलोबरेट करने चल रहे हैं आप लोगों के सामने। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग एलोबरेशन है। क्या है? ध्यान सुनिए। आपके पास है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये आपका सेकंड मीडियम है। लाइट यहां से एंटर कर रही है फर्स्ट से सेकंड में, तो या तो बेंड्स अवे होगा या बेंड्स टुवर्ड्स होगा। अगर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, बेंड्स अवे हो गया। दिस योर I, दिस योर R। ये फर्स्ट मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होगा और ये सेकंड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा। तो एक रूल ध्यान रखना, N1 इंटू साइन I इज इक्वल टू होता है N2 इंटू साइन R, या साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1, या N2 to 1 ही लिखते हो, जिसकी वैल्यू आपने लिखा है V1 बाई V2। ये है मास्टर इक्वेशन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इसका मतलब जो साइन I अपॉन साइन R जो स्नेल्स लॉ लिखे थे, उसका कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? N2 to 1 के इक्वल होता है। क्लियर है? ओके, आइए इसी कहानी देखते हैं हम लोग। अगला स्टेप, सी द नेक्स्ट स्टेप। क्वेश्चन क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज द हाईएस्ट, दैट विल बी 2.42। इट मींस द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड इज अ वेरी वेरी लेस। सबसे कम का होगा डायमंड में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब जितना डेंसर मीडियम होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी, और जितना रेयर मीडियम होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। अगला स्टेटमेंट देखो, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम
out of two given medium, the medium with higher value of refractive index have a denser medium. जिसकी refractive index ज़्यादा होगी वो denser medium, जिसकी refractive index कम होगी वो rare medium. और denser medium speed of light क्या होती है? कम, और rare medium में speed of light क्या होती है? ज़्यादा. तो जिसका refractive index कम होगा, इसमें आपके सामने रखूँ n is equal to 1.2, n is equal to 2.1. बताओ कौन सा डेंसर मीडियम है, कौन सा रेयर? ये आपका हो गया रेयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ये हो गया आपका डेंसर. आई बात समझ में? अब अगली स्टेप सुनिए. जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आर है, ये आई है, इसकी तरफ बेंड हो जाएगी. क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है. जिस केस में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2. ये फॉर्मूला लिखेंगे, जहां n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. याद रखना इसको, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगला, व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये आपका आर हो गया, ये आपका आई हो गया. इस केस में आई इज ग्रेटर देन, सॉरी, आई इज लेस देन आर होगा, जबकि इसी प्रीवियस केस में क्या होगा? आई इज ग्रेटर देन आर. आई बात समझ में? इस वाले केस में आई इज लेस देन आर. फॉर्मूला वही लगेगा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 बाई v2. क्लियर है? तो एक शॉर्ट रिव्यू करते हैं एंड देन वी हैव टू क्लोज हियर. और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो को आप मिस मत करना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसको समझने से पहले हम जो समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या है. व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट बेंड्स फ्रॉम दी देयर नॉर्मल. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट when passing from one medium to other medium. दूसरा केस, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो पहला, इंसिडेंट रे मैं आई आर लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टेड रे आर आर लिख रहा हूं, एंड नॉर्मल, तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन पे होंगे. दूसरा, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी. इसी के बेस पे हमने डिस्कस किया किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. दो तरह के, एब्सोल्यूट n इज इक्वल टू सी अपॉन वी. किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है रेशियो होता है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. दूसरा हमने डिस्कस किया रिलेटिव, n2 to 1 क्या होगा? n2 to 1 होगा. यहाँ पे वेलोसिटी v2 लिखोगे, यहाँ v1 लिखोगे, और यही इज इक्वल टू होगा n2 अपॉन n1 की, और यही इज इक्वल टू होगा साइन आई अपॉन साइन आर. और ये लास्ट स्टूडियो में डिस्कस किया था, when light entered from rare medium to denser medium it bends towards the normal. इसका उल्टा, when light entered from denser medium to rare medium it bends away from the normal. साथ साथ हमने कहा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब मीडियम क्या है? डेंसर है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो मीडियम कैसा है? रेयर है. क्लियर है? That was today's lecture. So today I am going to stop here. Thank you everyone. Thank you my children. Thank you so much.